अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये फोर्थ ईयर मॉर्निंग है या इवनिंग है? सर मॉर्निंग। क्या स्टडी किया था लास्ट टाइम तक, याद है कुछ? इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया था, राइट? यस सर। जी ओके जी हाँ, गाइडलाइंस स्टार्ट करेंगे आज हम। इसके स्लाइड्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं LMS पे। ये छोटा सा टॉपिक है, होपफुली आज की सेशन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट ईयर मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया था, बट आई थिंक कि इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल की इस लेवल पे नीड हमें नहीं होगी। सिर्फ आपको एक नो हाउ करानी है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से होती है, कोई एग्जैक्टली अभी इस लेवल पे आपके रूटीन स्टडी में या रूटीन प्रैक्टिस में ये चीज़ें शामिल नहीं हो रही। राइट जी, तो जनरल गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल फार्मेसी में जो जनरल गाइडलाइंस यूटिलाइज हो रही है उसमें दो तरह की गाइडलाइंस हैं। एक वो गाइडलाइंस हैं जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस कहलाती हैं, यानी कि एक फार्मासिस्ट को फार्मेसी की सर्विसेज से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से परफॉर्म करने चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। राइट, जैसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, तो ये उसी तरह की एक चीज़ है फार्मासिस्ट के लिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। ये स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, जैसे कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट और एस एच ए पी ऑस्ट्रेलिया का है, हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कुछ इस तरह से इसका नाम है। ठीक है, इसमें से दो गाइडलाइंस मैंने आपके साथ शेयर की थी LMS पे, आपने देखी है? सर वो देख तो ली थी, लेकिन उसमें आपने जो लिंक शेयर किया था उसमें काफी ज्यादा कंटेंट था। मतलब जो फर्स्ट वाला था उसमें टेबल था, उसमें सिर्फ उनकी जो मतलब क्रिटिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है उसका अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ था। लेकिन जो बाकी है उसमें काफी ज्यादा ज्यादा कंटेंट था, और उसके अलावा जो सेकंड थी उसमें सिर्फ ऑथर्स के नाम आ रहे थे। उसके अलावा सिर्फ एक PDF आ रहा था जो कि 66 पेजेस का था, और फर्स्ट वाले में 156 पेजेस का था। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसमें कहाँ से पढ़ना है या फिर क्या देखना है। ये सर फर्स्ट वाले में 5 गाइडलाइंस थी, वो देखी। ओके, फर्स्ट वाले लिंक की आप बात कर रहे हैं, यस सर। राइट? देखिए, उसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ओपन करता हूँ उसको। अभी तक हमने बात की है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस के हवाले से, है दो गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस की हमने ये बात की कि ये वो गाइडलाइंस हैं जो फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी की हो या क्लिनिकल फार्मेसी की हो,
उनके हवाले से जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो उसमें एज अ गाइडलाइन के तौर पे दिए जाते हैं कि अगर हम एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हों तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत हम काम कर रहे होंगे। सारे फार्मासिस्ट की जो वर्किंग है उनसे आउटकम ऑप्टिमाइज होकर निकल सकेगा, बजाय इसके कि हर कोई अपने मुंह से अपने अपने तरीके से काम करता रहे। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया प्रैक्टिस के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसीसीपी ने फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशंस के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा है। एक्रेडिटेड रेजिडेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए या इक्विवेलेंट पोस्ट लाइसेंचर एक्सपीरियंस होना चाहिए एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोजीशन के लिए। लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद भी एक सर्टेन एक्सपीरियंस हो या एक्रेडिटेड रेजिडेंसी ट्रेनिंग से वो गुजरा हुआ हो। इसके साथ साथ बोर्ड सर्टिफिकेशन, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी कुछ बोर्ड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट की एग्जांपल्स, वो बोर्ड सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया ACCP रिकमेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हॉस्पिटल ACCP की इस गाइडलाइन को फॉलो कर रही होगी, इम्प्लीमेंट कर रही होगी, वो किसी भी फार्मासिस्ट को ऐसे ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं बनाएगी, बल्कि जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है उस क्वालिफिकेशन को मीट करना फार्मासिस्ट के लिए जरूरी होगा। इसी ऑर्गेनाइजेशंस में क्लिनिकल फार्मेसी की पोजीशन होल्ड करना जो ऑर्गेनाइजेशंस ACCP की इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। देन प्रोसेस ऑफ केयर, जो प्रोसेस ऑफ केयर हमने भी स्टडी किया था, उस प्रोसेस ऑफ केयर का स्टैंडर्ड तरीका क्या है वो सारा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, किस स्टेप पे आपने क्या काम करना है, क्या उसकी मेन रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सब यहाँ पे जैसे बताया तो उन्होंने एक गाइडलाइन बना के दे दी है कि ये तरीके का हमें अपनी प्रैक्टिस में अपनाना चाहिए। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी गाइडलाइन देखें तो इसमें आपको गाइडलाइन में से कुछ पढ़ना नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो गाइडलाइन आपके एग्जाम में आ रही होगी, सिर्फ आपको उस गाइडलाइन का आइडिया देने के लिए आपके साथ ये शेयर की गई। अब जैसे ये एक गाइडलाइन है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट की, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट की गाइडलाइन से कि मेडिकेशन एरर्स को कैसे प्रिवेंट करना है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में मेडिकेशन एरर्स एक सिग्निफिकेंट लॉस करते हैं पेशेंट की हेल्थ का और पेशेंट की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका, इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी रिसोर्सेज को भी लॉस कराते हैं मेडिकेशन एरर्स। ये मेडिकेशन एरर्स क्या है, यहाँ पर उनका इसका पर्पस भी बताया हुआ है कि ये जो मेडिकेशन थेरेपी है इसका पर्पस क्या है, मेडिकेशन एरर को कैसे डिफाइन हम करेंगे, क्या वो चीज़ होगी जिसको मेडिकेशन एरर के तौर पे डिफाइन किया जाएगा। लेकिन चूंकि कंटेंट अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि एक गाइडलाइन होती किस तरह की है, उसका पर्पस क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस की प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, वो सारा इन्होंने डिटेल में एक एक चीज़ बता रखी है यहाँ पर। ठीक है जी। रिस्क ऑफ एरर्स कैसे कम किए जा सकते हैं, रिस्क ऑफ एरर्स कैसे कम किए जा सकते हैं उसके लिए इन्होंने ये गाइडलाइन दे दी है कि ऑलर सिरिंजेस जो है उनको कभी भी IV ट्यूबिंग से कनेक्ट ना करें। ठीक है जी। एपिड्यूरल ट्यूबिंग्स को विदाउट पोर्ट्स यूज करें। ठीक है जी। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, सेफ्टी स्ट्रेटजीज की। स्मार्ट इन्फ्यूजन पंप्स यूज किए जाए, बजाय ये कि जो कन्वेंशनल इन्फ्यूजन पंप्स हैं, कन्वेंशनल इन्फ्यूजन पंप से मेडिकेशन एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, डोजेज अप डाउन हो जाएगा, इसलिए स्मार्ट इन्फ्यूजन पंप्स यूज किए जाए। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग सिस्टम यूज किया जाए, बजाय इसके कि हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाए, हाथ से हैंड राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन में चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने एज अ गाइडलाइन के तौर पे दी हुई है कि आप क्या क्या काम हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट कर सकते हैं और एज अ फार्मासिस्ट आप हमें इंश्योर करना चाहिए जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर्स कम होगा। अच्छा, स्टोरेज के हवाले से मेडिकेशन की जो स्टोरेज है वो स्टोरेज भी मेडिकेशन एरर्स करवाती है। स्टोरेज के हवाले से कैसे कम कर सकते हैं, अब यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि स्टोरेज
के हवाले से मेडिकेशन एरर्स को कैसे कम करना चाहिए। बार कोड यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है जी। स्टोरेज करते हुए आप रीड तो कर पा रहे हैं ना इसको, स्टोरेज करते हुए एडिक्वेट स्पेस रखना चाहिए मेडिकेशंस के दरमियान, और जो डिफरेंट स्ट्रेंथ की होती है उनके दरमियान। ऐसा ना हो कि 100, 200, 500 वाले तीनों एक ही बॉक्स में आपस में मिंगल हुए हैं, जिससे कुछ पता नहीं चलेगा कि कब कौन सी स्ट्रेंथ निकल के आ गई और गलती से 100 के बजाय 500 चली गई या 500 के बजाय 100 चली गई। स्पेस रखिए। ये बात इंश्योर करें कि लेबल्स जो है वो उनका लेबल्स फेस करता हो सामने की तरफ। ऐसा ना हो कि फेस लेबल्स जो है वो छुपे हुए हो, तो जब कोई बोतल निकाली जाएगी फार्मेसी से तो उसका जो लेबल है वो प्रॉपर्ली उस वक्त विजिबल नहीं होगा, बोतल उठाते वक्त गलती का चांस उसमें बढ़ जाएगा। सेपरेट एरियाज जो है डिजिग्नेट करें, हर डोजेज फॉर्म के लिए अलग सेपरेट एरिया डिजिग्नेट होना चाहिए। सॉलिड्स का एरिया अलग हो, लिक्विड्स का एरिया अलग हो, इंजेक्टेबल्स का अलग हो, सिरप्स का अलग हो। इस तरह से डोजेज फॉर्म वाइज चीज़ें अलग करते हैं। ऐसी चीज़ें जो कंफ्यूज पेयर्स कहलाती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जब हम मेडिकेशन एरर्स देखेंगे तो उसमें मजीद इसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे। कंफ्यूज पेयर्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि उमूमन आपस में ज़्यादातर चांसेस उनके होते हैं कि आपस में मिक्स हो जाती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसको बिल्कुल जो है वो सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा भी बहुत सारी मजीद गाइडलाइंस जो है इसमें दी हुई हैं स्टोरेज के पॉइंट से। अच्छा, उन चीज़ों के तरीके बताई हुई है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो फार्मेसी से बाहर स्टोर नहीं करनी चाहिए, हमेशा फार्मेसी के अंदर ही स्टोर होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे ओरल ऑपॉइड सॉल्यूशंस हो गई, कंसंट्रेटेड इंसुलिन सिरिंजेस हो गए, स्टेराइल वाटर बेग्स हो गए, ठीक है जी। तो ये एक गाइडलाइन हो गई मेडिकेशन एरर्स को रिड्यूस करने की, ठीक है जी, कंप्लीट गाइडलाइंस। अब जब हम करना चाहेंगे मेडिकेशन एरर्स तो उसको हम तो डिटेल में स्टडी करेंगे उस वक्त। आल्दो कि अभी इस सेमेस्टर में जो हम मेडिकेशन एरर्स पढ़ रहे होंगे उसमें हम इस सच इस गाइडलाइन की तरफ रिकमेंड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हम यकीनन इस जो गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन अपडेट भी होती रहती है फ्रिक्वेंटली, उसका स्टडी लाजमी करें, ठीक है, ताकि हम जो प्रोफेशनल गाइडलाइन है उसको फॉलो कर सकें। मेडिकेशन एरर्स की मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है, उनको रिपोर्ट किस तरह से करना है, उनका डेटा किस तरह से जनरेट करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें डिटेल से बताएं एज अ गाइडलाइन। खैर जी, ये इसी तरह की बात है कि अगर कोई आपसे आपका जूनियर फार्मासिस्ट पूछे, आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट है या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, लास्ट आप 10 इयर्स के एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट है, कोई आपका जूनियर फार्मासिस्ट आपसे पूछता है कि जी मुझसे अक्सर जो है वो मेडिकेशन एरर्स हो जाते हैं, मेडिकेशन डिस्पेंस करते हुए गलती कर देता हूँ, मेडिकेशन की सिलेक्शन करते हुए गलती कर देता हूँ, या डोजेज फॉर्म को समझने में गलती कर देता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वजह ये कि आप उसको बैठ के समझाएं, आप उसको कहेंगे जी ये गाइडलाइन फॉलो करो, इसमें जो लिखा है इसको फॉलो करोगे तो मेडिकेशन एरर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसी तरह की बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो मौजूद हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर। राइट जी, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है फार्मासिस्ट के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस जो गाइडलाइंस है, ये हमें बताते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए फार्मासिस्ट को और क्या प्रोसीजर किस तरह से करने चाहिए। ये गाइडलाइंस बताती हैं कि कौन सा काम किसको करना है, कौन सा काम फार्मासिस्ट को करना है, कौन सा काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट को करना है, कौन सा काम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को करना है, कौन सा काम टेक्नीशियन को करना है, और किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए। राइट, इसकी हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देखे। अब हम बात करते हैं कि जी दूसरी गाइडलाइंस जिनको हम कहते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, जो कि हमें क्लिनिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है। स्पेसिफिक कंडीशन में क्या डायग्नोसिस होनी चाहिए, कौन सी डायग्नोसिस होनी चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट मौजूद हैं, उसमें से कौन सी डायग्नोसिस होनी चाहिए एक स्पेसिफिक पेशेंट में, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड कंप्लेंट, उसके हवाले से डायग्नोसिस की कौन सी होनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए,
उस डायग्नोसिस में से अगर 4 चीज़ें बाहर निकल के आती हैं तो नंबर 1 पे हमें किस तरह से ट्रीटमेंट देनी चाहिए, नंबर 2 पे क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और नंबर 3 पे क्या होनी चाहिए, नंबर 4 पे क्या होनी चाहिए। और ये बातें कोई अपनी तरफ से नहीं कर सकता, चाहे वो प्रोफेसर ही क्यों ना हो। ये उसकी अपनी एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये जो रिकमेंडेशंस इसमें होती हैं इनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की एविडेंस मौजूद है, डेटा मौजूद होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी डायबिटीज प्लस कार्डियोवास्कुलर के जो पेशेंट होगा उसमें हमेशा एक ARB या एस इनहिबिटर स्टार्ट करवाना चाहिए पेशेंट को, ताकि उसका जो रीनल फंक्शन है वो प्रोटेक्ट रहे। तो आप अगर मुझसे कहेंगे कि जी ये बात आप कैसे कह सकते हैं, तो ये इस बात को डिफेंड करने के लिए मेरे पास क्लिनिकल स्टडीज मौजूद होनी चाहिए, क्लिनिकल स्टडीज का डेटा मौजूद होना चाहिए। मैं आपको ये बताने के काबिल होना चाहिए कि जी यूरोप में एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ, एशिया में एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ, या ये 2 बड़े रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। इसमें हर क्लिनिकल ट्रायल में 1,000 ऐसे पेशेंट थे जो डायबिटीज और कंकरेंटली कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स थे। जिन पेशेंट्स में कोई ARB या एस इनहिबिटर नहीं दिया गया, उन पेशेंट्स में बहुत जल्दी किडनी फंक्शन डिक्लाइन कर गया, जबकि जिन पेशेंट्स में ARB दिया गया, ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी अरसे बाद जाके किसी तरह की किडनी फंक्शन की डिक्लाइनिंग की तरफ जाना शुरू हुआ, अदरवाइज वो प्रोटेक्ट रहा। ये डेटा के तौर पे जो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा उसको डेटा से प्रूफ भी करूंगा, ये कहलाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। अभी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ये एसोसिएशंस जो कि एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं, ये एसोसिएशंस क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज का डेटा जमा करती हैं, उसको एनालाइज करती हैं और उसकी बेसिस पे रिकमेंडेशंस देती हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तान में ज़्यादातर या जो हमारा विजन है, इस विजन में हम डेवलप्ड कंट्रीज की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं, जैसे अमेरिका की एसोसिएशंस हों, कनाडा की हों, यूरोप की हों या ब्रिटेन की हों। दीगर कंट्रीज जो कि सेल्फ डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज की खुद गाइडलाइंस बनाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की अपनी है, मलेशिया की अपनी है, और भी जो डेवलपिंग में भी अपर साइड पे कुछ कंट्रीज मौजूद हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो अपनी गाइडलाइंस खुद अपने पेशेंट के हिसाब से, अपने पेशेंट पॉपुलेशन के हिसाब से बनाते हैं। अदरवाइज हम दूसरों की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के लिए हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट है कि अगर कोविड का पेशेंट आपके पास आता है तो आपको क्या मेडिसिन देनी चाहिए, ये मेडिसिन देनी चाहिए, सीधी सी स्टेटमेंट है। ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ये भी सीधी सी स्टेटमेंट। कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी स्टेटमेंट है। लेकिन इसको सिस्टमेटिकली डेवलप किया जाता है। एक भरपूर किस्म का, शदीद किस्म का एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर से ये स्टेटमेंट गुजर के और फिर डेवलप होती है। ये स्टेटमेंट्स असिस्ट करती हैं प्रैक्टिशनर्स को पेशेंट के हवाले से किए जाने वाले जो डिसीशंस हैं, वो डिसीशंस बनाने में, डिसीशंस करने में हेल्प आउट करती हैं प्रैक्टिशनर्स को, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को भी, इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट। ठीक है जी। अब अगर हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, सिस्टमेटिक स्टेटमेंट, ये सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है और इसके पीछे एविडेंस मौजूद है। ठीक है जी। अब इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका वो सोसाइटी है जिसके तमाम मेंबर्स किसी न किसी तरह इन्फेक्शन रिलेटेड चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, इन्फेक्शन रिलेटेड। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो या इन्फेक्शन रिलेटेड फार्मासिस्ट हो। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस इसमें मौजूद होंगी। हमने जो लिंक ओपन किया है वो है कोविड के हवाले से, क्योंकि कोविड ऑब्वियसली इन्फेक्शियस डिजीज की जो कैटेगरी है उसमें फॉल करता है।
इस गाइडलाइन के 5 पार्ट हैं। पार्ट 2 हमें बताता है कि इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना है। इसको प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। कोविड के इन्फेक्शन की मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए और उसकी एविडेंस क्या है। ठीक है, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए और एंटीजन कैसे होनी चाहिए। पार्ट 1 में हमारे पास ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पेशेंट्स किस तरह से करनी चाहिए, उसकी रिकमेंडेशंस। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें इसकी अपडेट हिस्ट्री भी मौजूद है, कब कब इसको अपडेट किया गया। अभी हम इसको ओपन नहीं करते। ठीक है जी, ओवरव्यू मौजूद है, यानी कि नीचे चल के जितनी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जितनी चीज़ें डिस्कस हैं, उन सब का एक ओवरव्यू समराइज करके यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जेक्टिव समरी एंड बैकग्राउंड। राइट जी, एग्जेक्टिव समरी एंड बैकग्राउंड। अब ये जो गाइडलाइन बनाई गई है, इस गाइडलाइन कैसी बनाई गई है, किसने बनाई है, किन तरीकों पे बनाई है, कौन कौन सी रिसर्च स्टडीज इसमें शामिल हैं, उन रिसर्च स्टडीज की क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन किया गया है, ये सारी चीजें भी इसमें बताई गई। मेथड्स एंड सर्च रिजल्ट्स, कौन कौन से पैनल कौन था इसको बनाने वाला, इस गाइडलाइन को रिकमेंड करने वाला, उसमें स्पेशलाइज्ड थे कौन से जी, फ्रंट लाइन क्लिनिशियंस शामिल थे उसमें, फार्माकोलॉजी के स्पेशलाइस्ट उसमें शामिल थे, पीडियाट्रिक स्पेशलिटी उसमें शामिल थी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिवेंटिव केयर, क्रिटिकल केयर, हेपेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, इन सब के एक्सपर्ट इस गाइडलाइन को बनाने में शामिल थे। और ये गाइडलाइन भी उन्होंने अपनी बातों पे नहीं बनाई, बल्कि जो एविडेंस मौजूद है उस एविडेंस के बेस पे बनाई है। वो एविडेंस कैसे जमा की है, उसका एनालिसिस कैसे किया है, उसकी क्वालिटी कैसे डिटरमाइन की है, ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, इसमें फार्मासिस्ट क्या है जी? और ये है जी, सोसाइटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज फार्मासिस्ट भी इसमें शामिल है। ठीक है, इस गाइडलाइन को बनाना। अब जो हमने बात की थी ना कि ये सिंपल स्टेटमेंट है सिस्टमेटिक स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास वो जो स्टेटमेंट है वो असल में रिकमेंडेशंस होती हैं कि किस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इसमें से एक रिकमेंडेशन 1 और 2 जो है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन के हवाले से, इसमें इन्होंने सीधी सीधी रिकमेंडेशन दे दी है कि जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होगा कोविड-19 का, उसके लिए आईडीएसए रिकमेंड करती है अगेंस्ट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अगेंस्ट का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूटिलाइज नहीं करनी, रिकमेंड नहीं करनी है कोविड-19 के पेशेंट्स में, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? रिकमेंडेशन 2 जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन, इसके भी अगेंस्ट में रिकमेंडेशन है, यानी कि इसको भी यूज करने से आईडीएसए मना कर रही है कोविड-19 के हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में। क्यों कर रही है, इसकी सारी की सारी यहाँ पे डिस्कशन मौजूद है कि क्या वजह है। सारी की सारी एविडेंस मौजूद है कि ये जो रिकमेंडेशन हम कर रहे हैं आपको, ये जो बात हम आपको मना कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट को नहीं देनी, उसके पीछे एक बहुत हेवी किस्म का डेटा मौजूद है। अगर ये टेबल्स हम ओपन करके देखेंगे तो जो स्टडीज की गई हैं, क्लिनिकल स्टडीज, उनका डेटा इन टेबल्स में मौजूद है एज एन एविडेंस के तौर पर। 5 minutes are remaining. 5 minutes are remaining for what जी? Okay. क्यों 11:30 से स्टार्ट होके 12:20 तक यूनिट नहीं है हमारा? यस सर। तो 5 मिनट किस चीज में रहते हैं? सेशन की बात कर रहे हैं अहमद, आप सेशन की बात कर रहे हैं अहमद, या मुझे भगाना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं ये बताओ। सर 12:20 तक आपका सेशन का टाइम है। ओके ओके, ये अहमद सेशन की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन अभी ये कि अब हमारे पास अटेंडेंस जो है वो आज से अटेंडेंस का जो रूल था वो इनवैलिड हो गया है। अटेंडेंस का हमने क्राइटेरिया निकाल दिया है। उसका रीज़न ये है कि ये वीक हमारा लास्ट वीक है इंटरेक्टिव सेशंस में।
इसलिए अटेंडेंस मजीद जो है मैटर नहीं करती, बस हम ये सेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है, राइट ना। तो ये सेशन ख़त्म होगा, हम दूसरा स्टार्ट कर देंगे और इसको वाइंड अप करके आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी, ठीक है जी। और जी, तो समरी ऑफ एविडेंस भी मौजूद है। किसकी एविडेंस? ये जो रिकमेंडेशन की गई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन के साथ या उसके अलावा इस्तेमाल नहीं करनी, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एविडेंसेस मौजूद हैं, ठीक है जी। और उसको मज़ीद डिस्कस किया गया, अदर कंसिडरेशन उसमें क्या है, ये वही टेबल्स हैं, ये पूरा डिटेल डेटा मौजूद है, सारा डिटेल डेटा मौजूद है इन रिकमेंडेशंस को जो सपोर्ट करता है। अच्छा जी, अब अगर हम रिकमेंडेशन देखें 4 to 6 कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के हवाले से, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के हवाले से रिकमेंडेशन क्या है कि अमंग हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स क्रिटिकली इल, जो कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स होंगे कोविड-19 के हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट में आईडीएसए रिकमेंड करती है डेक्सामेथासोन रादर देन नो डेक्सामेथासोन, यानी कि डेक्सामेथासोन इस्तेमाल न करने के बजाय डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल ज़्यादा रिकमेंडेड है, ज़्यादा बेहतर है। इसका लेवल क्या है रिकमेंडेशन का? स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। इसके पीछे जो एविडेंस मौजूद है उसका अपना क्या लेवल है? मॉडरेट लेवल है। ये अमूमन लो, मॉडरेट और हाई होता है, ठीक है। इसी तरह रिकमेंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और लेस मॉडरेट की तरफ रिकमेंडेशंस होती हैं। ये इनकी जो सीवियरिटी है ये फिर कभी हम डिस्कस कर देंगे, अभी सिर्फ एक ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि इस तरह की एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे रिकमेंडेशन मौजूद होती है। फिर उस रिकमेंडेशंस के पीछे बहुत सारी जो भी एविडेंस मौजूद है वो सारी की सारी एविडेंस प्रोवाइड की गई होती है, ठीक है जी। यहाँ पर समरी दी हुई है, चूँकि ये ऑनलाइन वर्जन है, अगर आप इसका पीडीएफ वर्जन खोलेंगे तो उसमें इसी के साथ डिटेल्ड एविडेंस जो टेबल फॉर्म में मौजूद होगी वो भी प्रोवाइड की गई होगी, ठीक है जी। ये हमें नज़र आ रही है टेबल्स की, ये सारी एविडेंसेस हैं इसकी, राइट। इसी तरह से फिर फर्दर कोविड-19 की ट्रीटमेंट के हवाले से टेक्नोलॉजी के लिए क्या करना चाहिए, रेमडेसिविर के लिए क्या है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए तो किस तरह के पेशेंट में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे एविडेंस मौजूद है, राइट जी। यही चीज़ें डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी तरह से स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं, टेस्टिंग के हवाले से भी इसी तरह से मौजूद हैं, जिस तरह से कि हमने ट्रीटमेंट के हवाले से देखी हैं रिकमेंडेशन, ठीक है जी। तो ये सेशन अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, दूसरा सेशन स्टार्ट करके हम एक और एग्जांपल देखते हैं जनरल गाइडलाइन की, फिर उसको मज़ीद हम एलाबोरेट करके उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं।